जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज क्रंच में। यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका एक सब पार्ट है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज में यूनिट 7 में और मेंस के पेपर 3 के यूनिट 9 में एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी नाम से है। तो यूनिट 7 एमपीपीएससी का जो नया पैटर्न है उसमें सबसे टफ यूनिट कही जा सकती है, क्योंकि इसमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये थोड़ा टफ हो जाता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको 10 घंटे या 11 घंटे या 20 घंटे में भी इसको कवर कर देंगे पूरा यूनिट 7। बट उससे आपका एक साल बर्बाद होने वाला है। उसको आज आप देख के चले जाइए, आपसे एक भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं होगा। तो अपना साल मत बर्बाद कीजिए, थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके मेंस में जो आएगा वो तो आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो प्रीलिम्स, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को, मैं एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के मत जाइए, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आप थ्योरी कहाँ से पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए। बट एमपीपीएससी के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी तक जो मैंने देखा है, बेस्ट वीडियो जो है वो मेरे ही चैनल का होने वाला है। बिकॉज अभी तक जो मैंने वीडियोस देखे एमपीपीएससी के, उसमें इकाई 7 को कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाया नहीं गया है। आपको विश्वास नहीं है तो उनके वीडियो जाकर देख लीजिए, मेरा कोई भी वीडियो आप उठा के यूनिट 7 का देख लीजिए। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। पुराने वीडियो जाके जरूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाता है और आप उसको गलत करके चले जाते हैं। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में तो बस यही होता है, अगर आपको आता है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास अगर आए होम्योस्टैटिस। ठीक है, होम्योस्टैटिस को समझने के लिए, इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई चीज़ बराबर में रहना, समानुपात में। ठीक है, तो जैसे कि तराजू होता है, तराजू को अगर बराबर कर दे तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जा सकता है। तो ये इकोसिस्टम भगवान ने, जो भी नेचर ने बनाया है, तो इकोसिस्टम को ऐसा बनाया है कि अपने आप में हर चीज़ को रिपेयर कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। बट इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए, इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए चीज़ों को इतना, इकोसिस्टम को इतना ख़राब कर दिया है कि ये चीज़ें रिपेयर होना आजकल के डेट पे मुश्किल हो गया है। तो यही बोल रहा है कि इकोसिस्टम जो है अपने आप में मेंटेन, अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, दे कैन रेगुलेट देयर स्पीसीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस। दिस कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेशन इन नोन होम्योस्टेट। तो यही जो रेगुलेशन है, सेल्फ रेगुलेशन, मतलब ऑटोमेटिकली अगर नेचर में जो चीज़ है वो चीज़ अगर ऑटोमेटिकली मेंटेन है, तो उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैटिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको होम्योस्टैटिस? नहीं समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं। होम्योस्टैटिस वो कंडीशन होती है जिसमें आपका जो नेचर है, ठीक है, नेचर में जो प्रोसेस है, उसमें इकोसिस्टम अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन कर सके, जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में। ठीक है, वो या तो स्पीसीज के स्ट्रक्चर को चेंज करके करे या उनके फंक्शनल प्रोसेस को चेंज करके करे। ठीक है, तो अगर वो हमेशा बैलेंस, सिंपल आप समझ लीजिए कि अगर इकोसिस्टम आपका है, ठीक है, इकोसिस्टम अगर बैलेंस कंडीशन में रहे तो उसको होम्योस्टैटिस बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल को हम समझें, ठीक है, एक एग्जांपल को हम समझें तो पॉन्ड का इकोसिस्टम ले लीजिए। पॉन्ड मतलब होता है एक तालाब। ठीक है, तो तालाब में अगर जू प्लैंक्टॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जू प्लैंक्टॉन्स का मतलब आप समझे, जू प्लैंक्टॉन्स का मतलब हुआ कि जो जानवर छोटे छोटे, जो आपके कहते हैं एल्गी टाइप बोल दिया जाए, या जो भी कीड़े मकोड़े जो पानी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टॉन्स खाएंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे, जो उनका एक्चुअली जो उनके अंदर आपके जू प्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जो पानी के अंदर या मैरीन या एक्वेटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी छोटे मोटे कीड़े होते हैं, मकोड़े, जो उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करेंगे कि जो उसके अंदर एल्गीज है उसको ज़्यादा खाएंगे। और अगर एल्गीज को ज़्यादा खाएंगे तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि धीरे धीरे एल्गीज खत्म होने लगेंगी, और एल्गीज खत्म होने लगेंगी मतलब उनके लिए फूड खत्म होने लगेगा, और फूड खत्म होने लगेगा तो धीरे धीरे जू प्लैंक्टॉन्स के होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो नेचर ने इसके लिए क्या किया है, नेचर ने इसको इस तरह से बनाया है कि एज द नंबर ऑफ जू प्लैंक्टॉन्स इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, जैसे जैसे भूख की वजह से जू प्लैंक्टॉन्स होंगे वो खत्म होने लगेंगे, द फाइटोप्लैंक्टॉन्स पॉपुलेशन स्टार्ट इंक्रीजिंग,
जो आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जो आपके छोटे मोटे एल्गी हैं, ये जो आप पौधे हैं जो पानी के अंदर होते हैं, वो बढ़ने लगेंगे। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि द पॉपुलेशन साइज ऑफ जू प्लैंक्टॉन्स, और धीरे धीरे क्या होगा, जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो फिर जू प्लैंक्टॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और इस तरह से वो क्या रहेंगे, आपस में मेंटेन रहेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेटिक सिस्टम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में काम करता है, इसको जो ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इकोसिस्टम में होम्योस्टेटिक सिस्टम जो होता है वो किस फीडबैक पे काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपके एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि किस पॉजिटिव फीडबैक पे, निगेटिव फीडबैक पे, कोई जीरो फीडबैक पे, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका निगेटिव फीडबैक मतलब कोई चीज अगर कम होगी तो उसका निगेटिव इंपैक्ट जाएगा दूसरे पे, जो उसको पॉजिटिव करने में मदद करेगा। जैसे आपको समझाया जा चुका है कि जू प्लैंक्टॉन्स जब भूख की वजह से मरने लगेंगे तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स बढ़ जाएंगे, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स जब बढ़ जाएंगे तो उसको खा के जू प्लैंक्टॉन्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझने के लिए था, होम्योस्टेटिस पूछा जा सकता है, तो आपको इतना समझना है, इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड कंडीशन जो होती है उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के व्यू से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 3 मार्क का क्वेश्चन आता है उसके लिए भी आ सकता है, उससे बड़े जो क्वेश्चन आते हैं आपका इन्वायरमेंट, उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बात करें तो बायोटिक कम्युनिटीज आर डायनेमिक इन नेचर एंड चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जितनी भी आपकी बायोटिक कम्युनिटीज है, ठीक है, बायोटिक में आपका अबायोटिक भी आ सकता है। बायोटिक कम्युनिटीज मतलब वो आपका अलाइव जो होती है, जिनमें जीवन होता है। ठीक है, तो जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज है वो डायनेमिक इन नेचर मतलब बढ़ती घटती रहती है। इंसान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, पेड़ पौधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, तो ये डायनेमिक हुआ ना, डायनेमिक नेचर। तो डायनेमिक इन नेचर एंड चेंजेस ओवर पीरियड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये चीजें चेंज होती रहती है। द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इन एरिया आर रिप्लेस्ड और चेंज्ड इनटू अनदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर कुछ टाइम पे वो एरिया से रिप्लेस हो जाए, मतलब अभी सब पहले के जमाने में क्या होता था, आज के जमाने में देख लीजिए, पेड़ पौधे का जो एरिया था बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सपोज आज से 10 साल पहले कोई एक टाउन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब पेड़ पौधे थे वो यहाँ तक थे, लेकिन कुछ टाइम बाद लोगों ने काट के उसको यहाँ पे कर दिया, कुछ टाइम बाद काट के यहाँ पे कर दिया, तो पॉपुलेशन तो उसकी लोगों की इंक्रीज होती रही, लेकिन इधर से जो पेड़ पौधे थे उनकी पॉपुलेशन या उनका जो क्वांटिटी थी वो डिक्रीज होती रही। तो यही बोल रहा है कि अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका चीज़ें चेंज हो रही हैं या तो रिप्लेस्ड हो रही हैं, दोनों चीज़ यहाँ पे हो रही थी कि आपको पेड़ पौधों को काट के वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन को रिप्लेस किया जा रहा था, और चेंजेस भी हो रहे थे क्योंकि एरिया में चेंजेस हो रहा था। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन 3 मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जब कोई जीवित चीज, कोई भी बायोटिक कम्युनिटीज जो डायनेमिक इन नेचर है, हर चीज डायनेमिक इन नेचर होती है, पेड़ पौधे ले लीजिए, आप जानवर ले लीजिए, इंसान ले लीजिए, ठीक है, वो जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम कुछ भी ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, 20 दिन ले लीजिए, 100 साल ले लीजिए, 200 साल ले लीजिए, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर रिप्लेस की जाए या चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस चेंज। दिस चेंजेस इज ब्रॉट अबाउट बोथ ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कम्युनिटीज एज वेल एज बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट इन दैट पर्टिकुलर। ये किस चीज पे डिपेंड करता है सक्सेशन? ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि हम पेड़ काट रहे हैं तो हमारी एक्टिविटी है, एक उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब हुआ आपका कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो क्या होगा, वहाँ पे फायर लग जाएगा, वहाँ के जंगल सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। या स्नोफॉल हो गया तो क्या होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा स्नो हो जाएगी तो वहाँ पे फिर सॉइल जो होगी वो आपको दिख नहीं पाएगी और वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट पर और एक वहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ कम्युनिटी, जो वहाँ पे चीज़ें रह रही है उनकी कम्युनिटी पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। 2 टाइप का सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सक्सेशन इज देयर, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन की अगर बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन टेक प्लेस एंड ओवर ए बेयर और अनऑक्युपाइड, सिंपल समझिएगा, जहां पे सॉइल नहीं होती है, ठीक है, जहां भी मिट्टी नहीं है वहां अगर कोई चीजें पनप रही हैं या पैदा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो ओवर ए बेयर और अनऑक्युपाइड एरिया सच एज रॉक्स, आउटक्रॉप्स, न्यूली फॉर्म डेल्टास एंड सैंड ड्यून्स, इमर्जिंग वोल्केनो आइलैंड एंड लावा फ्लो एज वेल एज ए ग्लेशियर मोरेन। देखिए ये बोल रहा है, सपोज कहीं पे पत्थर था, कहीं पे खेती नहीं थी, बंजर जमीन थी,
या कोई डेल्टा है नदी का, ठीक है, सैंड ड्यूज जहाँ पे आपकी बालू जमा हो गई है, ठीक है, कहीं पे आपका वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फटा है, कहीं पे आपका ज्वालामुखी फटने से लावा निकला है, या कहीं पे आपका ग्लेशियर मोरेन, ग्लेशियर के बहने से, ग्लेशियर जब कहीं एक जगह से मूव करता है दूसरी जगह पे, तो वो क्या करता है कि अगर कहीं पे ग्लेशियर था, सपोज इस एरिया पे स्नो था, ठीक है, पूरा स्नो ग्लेशियर था, ग्लेशियर धीरे धीरे क्या हुआ, मेल्ट होने लगा या पिघलने लगा, तो धीरे धीरे ये एरिया एक्सपोज हो जाएगा, और इस एरिया पे अगर मिट्टी आके जम जाएगी, सॉइल जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे भी पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो यही चीज बोल रहा है कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट्स अगर इन्वेड होने लगे, प्लांट्स इन्वेड होगा तो बाद में ह्यूमन कम्युनिटी या एनिमल कम्युनिटी भी आ जाएगी, सबसे पहले आपका प्लांट्स ही आएगा। तो यही बोल रहा है कि पहले जहां कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पे प्लांट ने इन्वेड करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वहां पे आपके और कम्युनिटीज आ गई। तो जो प्लांट सबसे पहले वहां पे इन्वेड कर रहा है उसको हम लोग पायनियर स्पीसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पायनियर स्पीसीज बोलेंगे। द असेंबलेज ऑफ द पायनियर स्पीसीज कलेक्टिवली कॉल्ड ए पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, जो स्पीसीज वहां पे जाएगी, जो भी स्पीसीज वहां पे, जैसे कि आपकी प्लांट्स गई, ठीक है, प्लांट्स के बाद ह्यूमन गया, तो उसको पहले हम बोल देंगे पायनियर स्पीसीज, और उसके बाद पायनियर कम्युनिटी। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो कम्युनिटी बन जाएगी, उसको हम लोग पायनियर कम्युनिटीज बोल देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ये ध्यान रखिएगा प्राइमरी सक्सेशन में जब भी आपकी सॉइल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बेयर जहाँ पे कुछ भी होता है पैदा नहीं होता है, बाद में वो चीज़ें पैदा होने लगी, उसी को हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन दैट ऑकर ऑन द लैंड वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज लो ऑन बेयर रॉक इज नोन एज। देखिए ये दो वर्ड कभी कभी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, प्रीलिम्स में के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जिरार्च या हाइड्रार्च तो क्या इसका मतलब होगा। ठीक है, तो जिरार्च जब भी आएगा तो आप इसको मतलब रखेंगे आप लैंड से, हमेशा जमीन में, ऐसी जमीन जहां पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो है, जहां पे पानी की मात्रा नहीं थी लेकिन धीरे धीरे पानी की मात्रा आ गई है, उसको हम लोग जिरार्च बोलेंगे। और अगर जहां पे वाटर बॉडी था, ठीक है, वहां पे अगर कोई प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो उसको हाइडार्च बोलेंगे। समझ गया? हाइड्रार्च और जिरार्च में डिफरेंस समझ गए। लैंड एरिया जहां पे आपका सक्सेशन हुआ है, पहले यहाँ पे मॉइस्चर नहीं था, बाद में किसी तरह से मॉइस्चर आ गया, यहाँ पे सक्सेशन हो गया। ऐसा एरिया जहां पे आपका वाटर बॉडी या पॉन्ड्स थी और बाद में वहां पे सक्सेशन हो गया, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रार्च बोलेंगे। ये हो गया आपका प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद हम लोग बात करें सेकेंडरी सक्सेशन की, ठीक है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सक्सेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी which forms after the existing natural vegetation that constitute a community is removed, disturbed or destroyed by the natural event like hurricane or forest fire or by human related events like टिलिंग और हार्वेस्टिंग द लैंड। सेकेंडरी सक्सेशन, हाँ ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं आपको। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन सपोज एक कस्बा है, ठीक है, एक यहाँ पे गांव था, पहले एक टाउन समझ लीजिए यहाँ पे था। क्या हुआ, इसके बगल में कोई ज्वालामुखी फटा, ठीक है, इसके बगल में कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ। वोल्केनो इरप्ट होने से क्या हुआ कि इसका जो लावा था इसके अंदर पूरा चला गया, और लोग यहाँ के क्या हुए, चले गए, डर के भाग गए, या किसी वजह से भी चले गए या मर गए। तो ये एरिया कुछ सालों के लिए क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और बाद में उस एरिया में आके लोग रहने लगे, ठीक है। या दूसरा ये है कि क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनको कभी कभी क्या बोला जाता है कि आपका हरिकेन आने वाला है, या तो आपका ठंडा स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है, या तो आपका क्या कहते हैं बाढ़ आने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आती हैं तो उसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है या वहाँ से हटा दिया जाता है। तो अगर उसी जगह पे, ठीक है, जिस जगह से लोगों को हटा दिया गया हो, या तो डिस्टर्ब हो गए, लोग भाग गए हो, या वहाँ पे मर गए हो, ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी वजह से हो सकता था, या तो अर्थक्वेक की वजह से हो चुका था, हरिकेन की वजह से, या कोई भी नेचुरल इवेंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ था, और बाद में वहां पे लोगों ने जाके खेती करना स्टार्ट कर दी हो और लोग वहां पर रहने लगे हो, ठीक है, तो उस सक्सेशन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन हुआ जहां पे पहले कुछ नहीं था। सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन हुआ जहां पहले लोग तो रहते थे लेकिन बाद में लोग किसी वजह से मर गए थे, या चले गए थे, या तो भाग गए थे, और बाद में वहीं आकर रहने लगे। तो सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि वहां पर सॉइल हमेशा पहले से थी, ठीक है, तो मिट्टी अगर रहेगी तो प्लांट्स जल्दी आएंगे, जबकि प्राइमरी सक्सेशन में आपकी मिट्टी ही नहीं थी वहां पे,
ठीक है। तो यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट थी, इसलिए ये पहले से ये ज़्यादा फास्ट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। और कुछ सक्सेशन का ऐसे आ जाता है, डेफिनेशन टाइप आ जाती है, तो आपको टर्म्स याद रखने हैं बस, इसको बहुत ध्यान से नहीं, बस एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ ब्रिंग चेंज इन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग सक्सेशन, ठीक है। जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप चीज़ों को चेंज कर देता है, सक्सेशन को बढ़ा देता है या घटा देता है। कैसे कैसे, ठीक है। जैसे कि आपका कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसके नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे। अगर ये पेड़ की छाया बहुत ज़्यादा घनी हो जाए, कि पेड़ की छाया बहुत ज़्यादा घनी हो जाए, तो क्या होगा, इसको सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी, इसको सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी ना, ये नीचे जो पेड़ पौधे हैं, और ये पेड़ पौधे मर जाएंगे। तो इसमें आपका ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी जीव चीज प्लांट्स जो है इन्वॉल्व है इन्वायरमेंट चेंज में, ठीक है। तो इसको ऑटोजेनिक सक्सेशन बोल देंगे। उसके बाद बात करें एलोजेनिक सक्सेशन की। एलोजेनिक सक्सेशन होता है जिसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, वो इन्वायरमेंट वो आपका मतलब इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, सक्सेशन के लिए, ठीक है। उसको एलोजेनिक बोलते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आपका बाढ़ हो सकती है, आपका अर्थक्वेक हो सकता है, आपका वॉल्केनो हो सकता है, तो कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है जो एलोजेनिक सक्सेशन के लिए हो जाए। उसके बाद बात करें ऑटोट्रॉफिक की। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, सक्सेशन डायरेक्ट बिगिन इन प्रिडोमिनेटली इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट बाय अर्ली कंटीन्यूअस डोमिनेट बाय ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कभी भी इनऑर्गेनिक वर्ड आ जाए तो उसको आप ऑटोजेनिक लगा के आएंगे, और अगर ऑर्गेनिक वर्ड आ जाएगा तो आप हेट्रोट्रॉफिक लगा के आएंगे। इतना समझ लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक बार देख के आपको चले जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी डेफिनेशन में आपसे पूछ लेता है विच टाइप ऑफ सक्सेशन इज दिस, उसमें इनऑर्गेनिक वर्ड डाल देगा या ऑर्गेनिक वर्ड डाल देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम कुछ वर्ड देख लेते हैं। आपका जैसे शेयर और क्लाइमेक्स, दो वर्ड ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो शेयर अगर समझे तो आपको पता है सक्सेशन हमेशा डायरेक्शनल होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सक्सेशन हमेशा डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपका सक्सेशन होगा। मतलब अगर लोग कहीं नहीं रह रहे वहाँ रह भी सकते हैं, और लोग वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ से खत्म भी हो सकते हैं। तो सक्सेशन जो होगा हमेशा डायरेक्शनल होगा, ठीक है। डिफरेंट स्टेजेज इन particular habitat succession can usually be accurately depicted. These stages characterized by the presence of different community are known as shears, या community change gradually from one shear to another shear, ठीक है। ये बोल रहा है कि सक्सेशन जो हमेशा डायरेक्टली होगा और बहुत सारे स्टेज होंगे जिसमें लोग रह रहे होंगे, ठीक है। तो यही जो स्टेज है वो उसी स्टेज को आप शेयर कहेंगे, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही होंगी बाय द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, जो स्टेज उसको शेयर करें। सपोज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पहले कुछ नहीं था, ठीक है, ये बेयर जमीन थी। धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ पौधे शुरू हो गए, घास शुरू हो गई, घास होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे पेड़ पौधे शुरू हो गए, ठीक है। पेड़ पौधे के बाद यहाँ पे एनिमल शुरू हो गए, एनिमल के बाद यहाँ पे ह्यूमन बींग शुरू हो गए, ठीक है। तो एक स्टेज ये हो गया ग्रास लैंड वाला, दूसरा स्टेज हो गया ट्री फॉरेस्ट वाला, तीसरा एनिमल वाला हो गया, और फोर्थ आपका ह्यूमन वाला हो गया। तो यही कम्युनिटी का जो स्टेज है इसी को हम लोग शेयर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहले कुछ नहीं था तो यहाँ ग्रास लैंड हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे एनिमल हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ह्यूमन बींग हो गया। तो यही जो स्टेज है ना इसी को हम लोग क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। जैसे ह्यूमन शेयर कह सकते हैं इसको, एनिमल शेयर कह सकते हैं, फॉरेस्ट शेयर कह सकते हैं, ग्रासलैंड शेयर कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल ध्यान रखिएगा, शेयर कभी कभी पूछ लेता है। क्लाइमेक्स, द शेयर आर नॉट टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एंड वन विल टेंड टू मर्ज ग्रेजुअली इनटू अदर, फाइनली एंड अप विद द क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, ठीक है। सिंपल धीरे धीरे, जैसे आपका शेयर था, जैसे ग्रासलैंड था, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट था, यहाँ पे एनिमल्स थे, और फिर यहाँ पे ह्यूमन था। टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगा, ग्रास लैंड में भी बड़े बड़े पेड़ उगने लगेंगे, ग्रास लैंड में भी धीरे धीरे पेड़ उगने लगेंगे, फॉरेस्ट में भी एनिमल आने लगेंगे, धीरे धीरे फॉरेस्ट में भी एनिमल आने लगेंगे। एनिमल जहाँ रहते थे वहाँ पे ह्यूमन आपका इन्वेट करने लगे, ह्यूमन या तो शिकार करने या कुछ ढूंढने के लिए, कुछ माइनिंग करने के लिए आने लगे। तो धीरे धीरे एक दूसरे से मिल जाएंगे, और यही एक दूसरे का मिलना क्या कहलाएगा, क्लाइमेक्स, ठीक है। यही एक दूसरे का मिलना क्या कहलाएगा, क्लाइमेक्स। ध्यान रहेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और समझ लेते हैं जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको PAR बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PAR बोलते हैं। तो PAR क्या होता है,
जैसे कि आपको पता है सन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम, और सन प्राइमरी, सन ही नहीं रहेगा तो पौधे आपके खाना नहीं बनाएंगे, पौधे आपके खाना नहीं बनाएंगे तो हार्बीवोरस पौधे नहीं खाएंगे, हार्बीवोरस पौधे नहीं खाएंगे तो कार्निवोरस आपके पौधों को नहीं खाएंगे, कार्निवोरस जब पौधों को नहीं खाएंगे, माफ कीजिएगा, हार्बीवोरस पौधों को नहीं खाएंगे, कार्निवोरस फिर जानवरों को नहीं खाएंगे जो आपके पौधों को खा रहे हैं, फिर ओमनीवोरस उन दोनों को नहीं खा पाएंगे, ओमनीवोरस उन दोनों को नहीं खाएंगे तो डेट्रीवोरस उन सबको नहीं खा पाएगा, और डेट्रीवोरस जब उन सबको नहीं खा पाएंगे तो उनका ब्रेक डाउन नहीं होगा, जब उनका ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर आपका साइकिल पूरी नहीं होगी और चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यही बोल रहा है कि सन जो है प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, एनर्जी का। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेसिस एक्टिव radiation photosynthetically active radiation often abbreviated PAR designated the special range wave of solar radiation 400 से 700 नैनोमीटर that photosynthetic organism are able to use in the process। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए अगर आपकी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इंसिडेंट मतलब जो सोलर रेडिएशन आपको मिल रही है, ठीक है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का मतलब होता है जो सोलर रेडिएशन आपको मिल रही है अगर वो 50% से कम हो, ठीक है, वो 50% से कम आप यूज कर रहे हैं जितनी भी सोलर रेडिएशन, तो उसको हम लोग कहेंगे PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। और इसकी रेंज हमेशा पूछी जाती है 400 से 700 नैनोमीटर, इसकी रेंज पूछी जाती है PAR की। ध्यान रखिएगा कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता है, जितना भी आपको सोलर रेडिएशन मिल रहा है उसका अगर लेस देन 50%, ठीक है, जो होता है उसी को हम लोग फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं और यही मोस्टली यूज में आता है। तो यही आपके पेड़ पौधे या जानवर यूज करते हैं, आपके पेड़ पौधे यूज करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लिए, PAR को यूज करते हैं और इसकी रेंज 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें हैबिटेट की कि हैबिटेट क्या होता है, तो द इकोलॉजिकल नीच ऑफ ए स्पीसीज में वेरी थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन टू हैबिटेट विच इज नेम गिवन टू द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। देखिए हमने नीच पढ़ा था, नीच क्या होता है, किसी चीज की जो नेचर होता है वो नीच है, ठीक है, जैसे कि आपका शेर अगर शिकार करेगा तो उसका नीच है, ठीक है, पेड़ जो ऑक्सीजन छोड़ेगा वो उसका नीच है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि हैबिटेट में क्या क्या इकोलॉजिकल नीच जो होता है वो वेरी कर सकता है, लेकिन जो लोग जहां पे रह रहे हैं, जिस प्लेस पे रह रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हैबिटेट, ठीक है, रहने वाली जगह को हैबिटेट कहेंगे। और उसका जो नेचर है उसको ये नहीं कह दीजिएगा आप कि कोई चीज़ अगर जमीन में रह रही है तो उसका नीच है, वो उसका हैबिटेट है, लेकिन जमीन में रहकर जो वो काम कर रहा है वो उसका नीच है, ठीक है। उसके बाद बात करें डीकम्पोजन की, तो डीकम्पोजन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डेड एनिमल और प्लांट issue being rotted or break down. This process is carried out by the invertebrates, fungi and bacteria. The result of the decomposition is that a building block required for the life can be recycled. देखिए डिकम्पोजिशन क्या था कि हमने एक चेन पढ़ी थी, फूड चेन, कि सबसे पहले प्लांट्स के बाद हार्बीवोरस के बाद कार्निवोरस के बाद ओमनीवोरस के बाद डेट्रीवोरस, और डेट्रीवोरस से फिर से वो एटमॉस्फेयर में चली जाती थी जो बाद में उसको प्लांट्स ले लेते थे। तो यही बोला डेट्रीवोरस जो काम करता है उसको ही हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपका मरा हुआ चीज, डेड एनिमल या प्लांट टिश्यू, उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। किसके द्वारा, इनवर्टिब्रेट जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो इनवर्टिब्रेट जैसे फंगी और बैक्टीरिया के द्वारा। किस लिए किया जाता है, जिससे वो चीज़ फिर से रिसाइकल होकर आपके एटमॉस्फेयर में जा सके। जो हमने साइकिल पढ़ी है वीडियो में, पिछले वीडियोस में जाकर उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ का रिसाइकलेबल होना कितना जरूरी है, क्योंकि बायोस्फीयर में कोई भी चीज़ जो होती है वो कहीं से आती नहीं है, वो सिर्फ रिसाइकल होती रहती है। इसके बाद बात करें हम कैटाबोलिज्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है। तो बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्रियस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंगी एंजाइम जो है, जो आपके मरी हुई चीजें हैं, जैसे आपको डिकम्पोजन कर रहे थे, तो डिकम्पोजिशन करके वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन करके वो कैटाबोलिज्म ही कर रहे हैं। क्या जैसे मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, उसका अपोजिट होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी चीज को ऑर्गेनिक चीज में बदलना, किसी चीज को ऑर्गेनिक में बदलना मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदल देना, ठीक है, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदल देना आपका कैटाबॉलिज्म कहलाता है, सिंपल, ठीक है। ध्यान रहेगा कि बैक्टीरिया और फंगल जो है डिकम्पोजिशन के थ्रू जो प्रोसेस करते हैं उसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करें बायोटिक पोटेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन वेरी इन देयर कैपेसिटी टू ग्रो, द मैक्सिमम रेट एट विच ए पॉपुलेशन कैन इंक्रीज वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एनवायरमेंटल कंडीशन आर आइडियल स्टैंडर्ड पॉपुलेशंस
बायोटिक पोटेंशियल। किसी चीज़ का बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि जिस मैक्सिमम रेट से कोई चीज़ ग्रो कर सकती है। जैसे कि हर इंसान का, जैसे कि एक जगह का पॉपुलेशन, किसी भी जगह या किसी भी इंसान का पॉपुलेशन जो होता है, बोलते हैं ना लोग पॉपुलेशन बहुत तेज से बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो मैक्सिमम जिस रेट से होगा, ठीक है, मैक्सिमम जिस रेट से होगा उसी को हम कहेंगे कि बायोटिक पोटेंशियल। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आप रिसोर्सेज को खराब नहीं करेंगे, आप जंगल नहीं काटेंगे अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो नेचुरली कोई चीज़ अगर बायोटिक पोटेंशियल, वही कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी रेट होती है, जिस मैक्सिमम रेट से कोई चीज़ पॉपुलेशन बढ़ाई जा सकती है, बट उस वजह से आपका कोई भी रिसोर्सेज जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंट खराब नहीं होना चाहिए, तो उसकी बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। फिर अब बात करें कैरिंग कैपेसिटी की, तो इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज दैट एन एरियाज रिसोर्स कैन सस्टेन इनडेफिनिट विदाउट सिग्निफिकेंटली डिप्लीटिंग और डिग्रेडिंग द रिसोर्स। ये भी सेम चीज़ है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये रेट की बात बता रहा है, ये कैरिंग कैपेसिटी की बात बता रहा है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, सपोज एक जमीन में 10 लोग आराम से रह सकते हैं, कोई एरिया है, ठीक है, सपोज ये मान लीजिए 20 किलोमीटर पर स्क्वायर का एरिया है, इस पे 10 लोग आराम से रह सकते हैं बिना कुछ किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय किए हुए, ठीक है, आसपास पेड़ है, ये सब है। अभी यहाँ पे 20 लोग आप रख दीजिए तो क्या होगा, इनको जगह कम पड़ने लगेगी, आसपास के पेड़ काटने लगेंगे, ठीक है। तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी जमीन की 10 ही थी, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको 20 कर दिया, जिससे आसपास की जो चीज़ें हैं वो डिप्लीट हो गई या डिग्रेड हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम बात करें होम रेंज की, द होम रेंज ऑफ एनिमल इज दैट एरिया वेयर इट स्पेंड्स इट्स लाइफ, इट इज द रीजन दैट इनकम्पोसेस ऑल द रिसोर्सेज द एनिमल रिक्वायर टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो किसी चीज़ का होम रेंज मतलब होता है, होम रेंज जैसे कोई शेर है, ठीक है, तो उसको जंगल में ही रहना है, ठीक है, उसको फॉरेस्ट में ही रहना है, फॉरेस्ट से ही उसको क्या मिलेगा, फॉरेस्ट से ही उसको खाने के लिए आपका उसका खाना मिलेगा और पीने के लिए उसको पानी नदियों से मिल जाएगा, तो वो उसका होम रेंज हो गया। इंसान का भी होम रेंज एक लैंड एरिया ही होगा जहाँ पे वो रह रहा है, लेकिन बाद में उसने इंडस्ट्री के चक्कर में और अपने आप को मतलब उसको जब उसने पॉपुलेशन बहुत बढ़ा दी तो जमीन तो पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया, अपनी होम रेंज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन होम रेंज जो होता है कि नेचुरल होता है, उसको रिसोर्स को खराब नहीं करना है, उसको होम रेंज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें ऑर्टिकोलॉजी और साइकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी का मतलब होता है कि हम जब इंडिविजुअल स्पीसीज और इन्वायरमेंट का कोई स्टडी करते हैं, ठीक है, हम रिलेशनशिप इंडिविजुअल स्पीसीज जैसे ह्यूमन और इन्वायरमेंट, एनिमल और इन्वायरमेंट, डेट्रीवोरस एनवायरनमेंट, इन पर्टिकुलर का इन्वायरमेंट से जो रिलेशन उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको आउटकोलॉजी बोलते हैं। और यही चीज़ अगर प्लांट कम्युनिटी के लिए करने लगे, ठीक है, तो उसको सिंकोलॉजी बोलते हैं। कोई प्लांट का किसी इन्वायरमेंट से किसी हैबिटेट से क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग सिंकोलॉजी बोलते हैं। सिंपल अगर समझें तो आपका किसी स्पीसीज का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, किसी प्लांट का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, इसको हम समझने के लिए ऑर्टिकोलॉजी और सिंकोलॉजी 2 वर्ड यूज करते हैं। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जो होता है वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।